बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 14 जून 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर का ताल्लुक, क्या वाकई शरीफ खानदान भाग सकता है? जनरल आसिम मुनीर क्यों नाकाम हुआ? तीसरी खबर, आज एक और वक्त का फिरौन अपने अंजाम को पहुंचा। आखिरी रोज जो उसकी बेइज्जती अपने दफ्तर में हुई, आंख रखने वालों के लिए उसमें बड़ी इबरत है। चौथी खबर, शरीफ खानदान इस मुल्क की जो बुनियादें हैं कैसे इनको खोखला कर रहा है। पर डे जो इनके मंसूबे हैं, लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज कितने करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, ये फिगर आपने पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट और जर्नैलों तक पहुंचाने हैं। और आखिरी खबर, हम पिंडी भटियां चलेंगे, जहां पर एक एसपी लेवल के ऑफिसर ने और एक अवामी नुमाइंदे ने महज टॉयलेट इस्तेमाल करने पर अपनी जो खानदानी तरबियत है वो दिखाई है। समात कीजिए। लेकिन सबसे पहले, क्या शरीफ खानदान वाकई भाग सकता है? हर चीज को प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए, और ये सबूत आज आप देखिए। शरीफ खानदान के का एक घर का सहाफी है, मुजीबुर रहमान शामी। आज आप उसका कॉलम पढ़ें। इस कॉलम में किस तरह उसने पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों की मिन्नतें की हैं, तरले की हैं, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए हैं कि शरीफ खानदान को ना छेड़ो, इनमें जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, ये वक्त के साथ उसको काबू पा लेंगे। आपको जो शबाज शरीफ जैसा ताबेदार बंदा नहीं मिलना। दूसरी तरफ इमरान खान है, वो जो मुल्क में एक जो इस्तेकाम है सियासी, उसको वो पाश पाश कर देगा। यानी कि अलिफ से लेकर ये तक उसका जो मुद्दा था वो ये था कि खुदारा उनके जो मालिक हैं, उनके जो आका हैं, शरीफ खानदान वाले, इनको न छेड़िए वगरना हम भूखे मर जाएंगे। हाँ जी हाँ, इनका जो रिस्क है वो इन लोगों से लगा हुआ है। कभी आप लाहौर आए तो आप शिमला पहाड़ी जरूर आइए। उसकी बैक साइड पर एक पेट्रोल पंप था। जी हाँ, ये किसी जमाने में पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट के का था। वो यहाँ से कई साल पैसे कमाता रहा। क्यों? ये शरीफ खानदान ने उसको दे रखा था। मैं नहीं कह रहा कि ये जो पेट्रोल पंप था ये मुजीबुर रहमान शामी का था, ये आप लोगों की अपनी इस्तिलाह है। तो बिल्कुल ये भाग सकता है, इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आपको मजीद सबूत चाहिए तो ये देखिए अबसार आलम। आज उसने जो नून लीग के पैसे लेकर सहाफत करते रहे हैं, उन लोगों को कहा है कि ये लोग सांप हैं। अब उसने ये सांप का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये सांप सहाफियों के लिए किया है या किसी और के लिए किया है? मतलब ये है, एक भागम भाग की कैफियत है, मरने मराने की कैफियत है। और तमाम के तमाम वो लोग जो इनसे पैसे लेते रहे हैं, वो या तो भागने की तैयारी कर रहे हैं या इन लोगों को बचाने के लिए तरले मिन्नतों पे आ गए हैं। सुहेल वड़ाइच को देखने क्या कुछ नहीं लिखा इन लोगों ने। और आज तो फिर उसने कह दिया है कि हजूर ये जाने वाले। अगर जाने वाले ना होते तो मोहसिन नकवी को ये कहना पड़ता कि ये मुद्दत पूरी करेगी। क्यों कहा उसने? क्या जरूरत थी? हजूर इसलिए कि जुलाई इन लोगों का एंड है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये एक दिन की ना जेल बर्दाश्त कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सरजी ठंडे कमरों में रहना जानते हैं। इन लोगों का क्या है, शरीफ खानदान जो है ना, ये नवाज शरीफ जाता है कराची, वहां पे होता है एक छोटा सा जलसा। तो वहां पर इसने शिकायत पता क्या की है कि ये जो 20 अदर चिल्लर लगे हुए हैं, इनकी ठंडक नहीं है। तो ऐसा आदमी जेल बर्दाश्त कर सकता है? ना जी ना। ना इनको किसी ने जेल भेजना है, बल्कि इनको सेफ पैसेज दिया जाएगा कि ये लोग अपने घरों को जा सकते हैं। नया वजीर आजम अपनी जो वास्केट है, शेरवानी है, वो तैयार करवा के बैठा है। पंजाब का जो वजीर आला है वो मियां आमिर महमूद होगा। लिख लो हमारी ये बात। मियां आमिर महमूद वैसे नहीं अपना त्यारा लेकर, अपनी जो पैसा लगाकर पूरे मुल्क में नई सूबों की कैंपेन कर रहा है। इतना पाकिस्तान में जो है ना मुखलिस पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, इतना हमें भी पता है। जो लोग भी यहाँ पर सरकार के लिए एफर्ट्स करते हैं ना, उनके पीछे कुछ न कुछ मकसद होता है। और इसकी जो शोहरत है मियां आमिर महमूद की पाकिस्तान की फौज के साथ बिल्कुल सेटिंग है। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में लाहौर का नाजिम रहा है, तो ये गुड बुक में है। पैसा उसके पास बेहतरीन है, माली करप्शन का कोई केस नहीं है। कंट्रोवर्सी उसने बड़े शानदार तरीके से जन्म नहीं होने दी। और
पिछले दिनों जो एक मामूली सा वाकया इसके कॉलेज में हुआ था, वो लड़की के साथ कमाल तरीके से इन्होंने हैंडल किया है। मतलब ये है कि उन्होंने जो अपना जो लिबास है उसको तमाम किस्म के दागों से बचा कर रखा है। दूसरा, लॉन्ड्री तो जनाब के पास है ही ना, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें वो डालते हैं और जब वहां से बंदा निकलता है तो बिल्कुल शीशे की तरह, नवाज शरीफ की तरह। फिर इस्लामाबाद की अदालतें भी मुजरम के लिए एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी होती हैं कि हजूर इधर आए, बायोमेट्रिक लगाएं। अब वक्त है कि ये घूमते फिरते हैं। अगर मजीद आपको सबूत चाहिए तो कल आपने मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। इस्लामाबाद में बैठकर एक कश्मीरी औरत बगैर किसी की मर्जी के शरीफ खानदान के ऊपर अटैक कर सकती है? आप यार विजडम नहीं रखते। इस औरत ने जो इल्जाम लगाए हैं कि मोदी इनके घर आता है, ये गद्दार खानदान है, ये मुल्क तोड़ने वाला है, ये कश्मीर में आग लगाने वाला है, तो ये जो आग लगाने का इल्जाम है शरीफ खानदान पर डायरेक्ट लगाना, किसको बचा रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट को। अब आप बारीक वारदात तो समझिए ना। हमने कहा था ये जो कश्मीर इशू है ना, इसका कफारा किसी ने अदा करना है, और ये जो कफारा है ना, ये सिर्फ शरीफ खानदान की जो नीचे उतारने से ये कतन पूरा नहीं होना, बिल्कुल पूरा नहीं होना, बल्कि इसके लिए सर जी कुछ बड़ी ऐसी सर्जरी दरकार है जिसको दिखाकर अवाम भी राजी हो जाए कि हमने असल गुनहगार पकड़ लिया। जी हां, अगर 9 मई पर अगर इमरान खान जेल में जा सकता है तो ये कश्मीर के मामले पर शरीफ खानदान क्यों नहीं जा सकता? इनकी बल्ली चढ़नी है और इन लोगों ने बर्बाद होना ही होना है। जितने मर्जी आए नून लीग के सहाफी जोर लगा लें, उनका दाना पानी अल्लाह के हुक्म से खत्म है। अब आप आगे देखिए, ये कितना पाकिस्तान के साथ मुखलिस है ये खानदान। इन लोगों ने लाहौर में 3 प्रोजेक्ट किए, और एक पिंडी में और एक मुल्तान में। ये तमाम के तमाम इस कौम को कैसे पढ़ रहे हैं? ये कोई शरीफ खानदान, पढ़ा लिखा खानदान है ना, ये कभी स्कूल गए हैं ना, इन लोगों ने कभी अखबारात में कॉलम लिखे हैं ना, कभी इनका कोई इंटरव्यू छपा है ना, ये किसी से मिलते हैं। ये अपने गुलामों के साथ रहते हैं और वो जिंदगी बसर करते हैं, वो तबला बजाते हैं और ये अपना काम करते रहते हैं। भला अगर दुनिया के किसी और मुल्क में ये प्रोजेक्ट होते तो उनको फांसी लगा देनी थी। सरकार के डॉक्यूमेंट से जरा देखिए, लाहौर मेट्रो रोजाना कितना का घाटा है जी? 50 लाख रुपए का डेली। अब आप महीने से जरब दीजिए और फिर 1 साल में जरब दीजिए, 50 लाख रुपया डेली, और वो उस कौम का जो कर्ज ले रही है। दूसरा जी, लाहौर ऑरेंज ट्रेन, कोई जरूरत थी पाकिस्तान में कर्ज के रकम से अदा करने की? डेली का इसका जो घाटा है 2.2 करोड़, 2.2 करोड़, और एक जो सालाना है इसका जी 8 अरब रुपए का ये हुकूमत को घाटा पड़ रहा है। और ये सिर्फ घाटा है इसको चलाने का, इसको लगाने का जो कर्जा लिया, उसमें जो सूद लिया, वो चाइना को अभी अदा किया जा रहा है। और एक बात और सुनिए, इस ऑरेंज, ये जो ऑरेंज ट्रेन है माल्टे वैली, इसके जो सारे के सारे मुलाजमीन हैं मेन इंजीनियरिंग के, वो चाइना के हैं। उनको जो पेमेंट है वो डॉलर में की जाती है, मेंटेनेंस सारी चाइना वाले करते हैं, और जितना भी खर्चा है ये पाकिस्तान अदा करता है। यानी कि आप चाइना का बिजनेस देखिए, बंदे भी उन्हीं के मुलाजमीन, पैसा भी उन्हीं से कर्ज पे लिया, सूद भी उन्हीं को दे रहे हैं, और तनख्वाहें भी वो वसूल कर रहे हैं। जितनी टिकटों की आमदन होती है वो भी वही वसूल कर रहे हैं। और पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं? ये सर मरियम नवाज की तस्वीर देख रहे हैं, और जियो मेरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, और जियो मेरे मुल्क के सहाफियों। क्या इस मुल्क के साथ आप लोगों ने इंसाफ किया? इतना भी इंसाफ नहीं किया जितना आप अपने घर के साथ इंसाफ करते हैं। तो ये झंडा तो पाकिस्तान का सबका साझा था ना। अभी आप आगे देखिए, ये कराची वाले रोते हैं जरदारी लूट के ले गया है। जितना नुकसान शरीफ खानदान ने पहुंचाया है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक लाहौर का, पंजाबियों का नुकसान नहीं किया। अभी आप आगे चलिए, रावलपिंडी मेट्रो, ये भी इफ्तिताह इन्होंने किया था ना। अच्छा जी, ये डेली का नुकसान कर रही है 99 लाख रुपया।
अल्लाह अकबर, डेली का नुकसान कर रही है ये रावलपिंडी मेट्रो, और 3.6 अरब रुपए का ये नुकसान है सालाना। इन्होंने 3 माह पहले, 90 दिन पहले अरबों रुपए लगाकर गुजरांवाला चांद का किला है, ये तीसरी दफा हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके ऊपर सारी जिंदगी करते रहे तो हम हक अदा नहीं कर सकते पाकिस्तान का, पंजाबियों का। 90 दिन पहले जिस रोड का करोड़ों रुपए लाकर इन लोगों ने इफ्तिताह किया, उसको उन्होंने फिर उखेड़ दिया है। लेकिन पाकिस्तान की फौज को इमरान खान की घड़ी से फुर्सत नहीं, तहरीक इंसाफ से फुर्सत नहीं, 9 मई से फुर्सत नहीं, कश्मीरियों को गद्दार डिक्लेयर करने वालों के पीछे चल पड़े हैं। अरे ओ बाबे, ओ खुदा के बंदो, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान संभालने की जिम्मेदारी ले भी ली है तो ये जो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या ये आप लोगों की नजर से नहीं गुजरते? 90 दिन में कौन सा दुनिया का मुल्क है यार जो रोड का इफ्तिताह करने के बाद उसको फिर उसको उखेड़ कर उसकी जगह पे नया ले आए? तो यहाँ पे गर्दनें जो हैं ये उतार ले जानी थी, लेकिन नहीं। वो कौन जिसकी बिजली का मीटर अगर 10 तारीख फिक्स डेट हो तो 12 तारीख को वहां पर फाइन लग जाता है और 13 तारीख को मीटर उखेड़ कर ले जाते हैं, पड़ा रहे गर्मी में और सर्दी में। अब भी अगर आप समझते हैं कि शरीफ खानदान इस मुल्क और कौम के साथ मुखलिस है, तो हमारे पास वो कौन सी दवाई है जो हम आपके जिस्म में दाखिल करें और आपके दिमाग की जो नसें हैं ये खुल जाएं। और ये नहीं मुखलिस, अगर मुखलिस होते यार तो ये अपनी काबीना तो तब्दील कर लेते। 1990 से लेकर आज तक इन लोगों के वही हैं, वही ख्वाजा साद रफीक, वही ख्वाजा आसिफ, वही ऐसा निकबा, न कोई नया ब्लड आया है। 2 आदमी आए हैं, मरियम औरंगजेब, वो इनकी नर्स की बेटी, अता तारण जो इनके लिए जजों के लिए ब्रीफ केस उठा के फिरता था जज खरीदने के लिए। 2 जाती इन लोगों ने मजीद बंदे इंट्रोड्यूस कराए। अब एक और मैं आज आपको बताऊं, एक वक्त का फिरौन कौन सा है, इसका नाम है जी मियां फारूक नजीर। ये आईजी जेल खाना जात था। ये 3 मार्च 2023 को ये अपने ओहदे पर आता है। 15 जून को कल इसने रिटायर होना है और आज इसका आखिरी दिन था। मुझे उनके एक अमले के बंदे ने एक वीडियो भेजी है, जब आज इतवार के दिन वो आखिरी रोज आता है, इतवार वाले दिन, जी हाँ, उसको कोई सल्यूट करने वाला नहीं था। अभी तो 24 घंटे पड़े थे, उसको कोई प्रोटोकॉल देने वाला नहीं था और उसने कोशिश की कि वो विजिट करना चाहता है, वो अपने अख्तियारात को कुछ इस्तेमाल करना चाहता है। कोई शख्स सुनने के लिए तैयार नहीं है और जो उसके अपने कुलीग थे वो नई पोस्टिंग के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है कि वो मुस्तहिक है, वो मुस्तहिक। और ये जो शख्स था मियां फारूक नजीर, ये इतना बदनसीब शख्स था। इस शख्स ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, नून लीग के कहने पर, जनाब इमरान खान पर तहरीक लाम ये बैक कर और तहरीक लब्बैक के जो असीरान अडियाला जेल में और कैंप जेल में कैद हैं उन पर इतना जुल्म किया कि आप सोच ही नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते कि इसने, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है उसको व्हील चेयर की जरूरत थी, तो इसने व्हील चेयर जो है वो देने से इनकार कर दिया था। और इसका हुक्म था कि गर्मियों में पंखे उतार लिए जाएं, एयर कूलर हटा लिए जाएं, सर्दियों में जो खिड़कियां हैं वो खोल दी जाएं, ताकि कैदी को जिक पहुंचे, उसको तकलीफ पहुंचे, महज इसलिए कि इसको किसी तरह से एक्सटेंशन मिल जाए। हाय एक्सटेंशन, मर गए इस मुल्क के बाबे। अरे ओ कम बख्तो, अरे ओ बदनसीबो, स्याह चेहरे वालों, अगर 60 साल आप लोगों की पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट 2 से 3 साल, 1 साल के लिए कौन सा पहाड़ आप लोगों ने गिरा लेना है? वो पैसों की लिमिट की कोई हद होती है? सुबह जो उठो ही ना यार, फिर क्या कर लोगे? सारे एक्सटेंशन लेके बैठे हैं, क्यों? महज तनख्वाह के लिए, पेंशन के लिए, प्रोटोकॉल के लिए। और दुनिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जज हैं, वो जब रिटायर्ड होते हैं तो किताबें लिखते हैं, तुम लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते। अब ये जो मियां फारूक नजीर है, ये रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा? मैं हल्फन कहता हूं ये दाढ़ी रखवा लेगा,
ये मस्जिद संभाल लेगा, ये मौलवी की तनख्वाहें इकट्ठे करेगा, ये मस्जिद में एसी के वो जो बटन हैं उनको दुरुस्त करवाएगा, ये जो लाइटें हैं मस्जिद की ये उनको ऑन ऑफ करने की जो इसकी ड्यूटी है उस पे आ जाएगा। अब इसको याद आएगा जब ये बैठा था तो ये फिरौन था, ना इसको कुरान याद था, ना इसको हदीस याद थी, ना इसको कोई ज़ाब्ता याद था। अल्लाह ताला है देखने वाला। न तुम लोग किसी खानदान की शादी में शिरकत करोगे, ना तुम लोगों पर कोई थूकेगा। क्यों? तुम लोगों ने इंसाफ नहीं किया। इंसाफ करने वाले ये जो कल पिंडी भटिया में एक डीपीओ लेवल का अफसर किस बात पे लड़ पड़ा है कि मैंने वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने देना, और जो आगे से आदमी है वो एमपीए टाइप का आदमी है, और वो क्यों लड़ पड़ा कि मैंने इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों की आप इंतहा देखें, इन दोनों की खानदानी तरबियत देखें। ये कितने घटिया लोग हैं, ये इतने घटिया लोग हैं कि ये सिविलियन को ब्लडी सिविलियन क्यों कहते हैं। कभी किसी बड़े से पूछिए कि ब्लडी सिविलियन का मतलब क्या होता है। ये वो नंगी गाली है जो अंग्रेज देते थे और आज तक ये गाली कायम है। अब आप देखिए क्या इतना, कौन सी एकेडमी थी जिसने इनको पढ़ाकर भेजा, और वो कौन से एमपीए ने तालीम और तरबियत हासिल की थी कि वो इस मसले पर लड़ पड़े। और हुकूमत देखिए पाकिस्तान की, मिट गई नून लीग, मिट गया पंजाब, कि एक अफसर का इस वजह से तबादला कर दिया गया कि उसने वॉशरूम जो है इस्तेमाल करने से रोका। अल्लाह अकबर। इसके बाद ये पुलिस किस बुनियाद पर लोगों को मुकाबलों में कत्ल करती है, जिसके जिले के एसपी लेवल की ये औकात है कि लेटरीन इस्तेमाल करने से इनकार या इस इजहार पर उसको नौकरी से, उसको अपने ओहदे से हटा लिया जाए। अगर कोई गैरतमंद ऑफिसर होता वो इस्तीफा दे देता। उसके पीछे जितने भी पुलिस वाले बैठे हैं वो इस्तीफा दे देते। और पिंडी भटिया के लोगों, क्या बात है, किस किस्म के लोगों को आप लोगों ने, भला आपका क्या गुनाह, आप लोगों ने तो वोट दिए थे किसी और को, ये आ टकरे कोई और। तो जहां पर इंसाफ ना हो, इंसाफ की बात करते हो। पाकिस्तान में हाई कोर्ट लाहौर है, यहां पर जजों की एक दावत हो रही थी। दावत के दौरान एक जो क्लास 4 के मुलाजिम हैं, 3, एक इसमें क्रिश्चियन भी है, वो जजों का बचा हुआ खाना वो खुद खा लेते हैं। जब खाते हैं ऊपर से जज देख लेता है, वो कहता है इतनी ज्यादा आप लोगों की जुर्रत, तो उसको नौकरी से निकाल लिया जाता है। और हमारे पास वो पूरी की पूरी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये पड़ी है। अब आप खुद सोचिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हजरत अली अलैहिस्सलाम को मानने वाले और हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वालों कि ये जो पैरोकार जज हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या ये उस लेवल पर पूरा उतरते हैं? ये जो हमने आपके सामने, मेरे नबी पर जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने जो नसीहत की थी, उसने क्या कहा? अपने गुलामों का ख्याल रखना। दो नसीहतें थी, एक मेरा रास्ता ना छोड़ना और दूसरा गुलामों का ख्याल रखना। ये रख रहे हैं गुलामों का ख्याल, इनके बस में हो। यार उसने चम्मच इस्तेमाल किया होगा ना, ये उसने वो क्राकरी इस्तेमाल की होगी ना। हाय 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 हाय, कहाँ उमर फारूक, जो आप नीचे जो गुलाम ऊपर ऊंट पे बैठा है और गुलाम जो है आगे महार के चक्कर। हाय हाय हाय, हमें तफरकाबाजी लेके बैठ गई और उसका फायदा किन लोगों ने उठाया? इन जैसे लोगों ने। हर शाख पे उल्लू बैठा है, उल्लू बैठा है, कोई नहीं है पाकिस्तान को बचाने वाला। पाकिस्तान को बचाने वाले होते तो आज आप पंजाब हुकूमत टॉयलेट्स पे और वॉशरूमों पे टैक्स लगाती। अगला जो टैक्स है आप लोगों के कपड़ों पर है। ये कपड़े मैं ये नहीं कह रहा पहनने वाले, कोई और कपड़े हैं। बंदोबस्त कर लो, सजदों में गिर जाओ और अपने रब से दुआ मांगो, ऐ मेरे परवरदिगार। हमने कुरान में पढ़ा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे तो वो फिरौन के डर से समुंदर की तरफ भागे। ऐ अल्लाह, हमारे पास तो कोई समुंदर भी नहीं है, वो कराची में है, बड़ा दूर है, इधर हम क्या करें। तो ऐ अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आपने मदद की और फिरौन को उसमें गर्क कर दिया। तो क्या अब ये लोग हमारे घरों में घुस गए हैं, हमारे वॉशरूम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हमारे कपड़े जो इन्होंने उतारने शुरू कर।
तो ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा, जिस तरह फिरौन को गर्क किया है इन जालिमों को भी गर्क कर दे। क्या जीने का हक हमारा नहीं है? हम किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, ये सोचकर दिमाग मेरा मौला फट जाता है। और हमने तो शेख सादी का कौल सुन रखा है कि जब गुर्बत हो तो फिर कुफर की तरफ ले जाता है। ऐ मेरे अल्लाह, अब हमारे बच्चों को ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमारी गैबी मदद फरमा। हमने कुरान में पढ़ रखा है कि जब खाना काबा पर हमला हुआ था तो आपने अबाबील को कंकरियां देकर भेजा और उन्होंने हाथियों को बर्बादी मचा दी। तो ऐ अल्लाह हमें भी, या तो हमारे हाथों में वो अबाबील की जो कंकरियां थी वो हमें अनायत फरमा कि हम इन पर फेंकें और ये बस जाए, या फिर तू खुद कोई ऐसी चाल चल मेरा अल्लाह, तेरी चाल सबसे बेहतरीन है कि ये हमारे कंधों से, हमारे मुल्क से दफा हो जाएं और हमें कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो तेरे रास्ते पर चले और हमारे लिए विन विन पोजीशन लेके आए। वगरना मेरा अल्लाह हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, बिल्कुल हेल्पलेस हैं। हम इन हुक्मरानों से न टकराने की सकत रखते हैं, हम तेरी बारगाह में उस वक्त आए हैं। हमने हदीस में पढ़ रखा है, सुन रखा है कि अल्लाह ताला उन लोगों की जरूर दुआएं कबूल करता है जो हेल्पलेस होकर, जो चारों खानों से बिल्कुल मायूस होकर तेरी बारगाह में आके गिर जाएं। ऐ अल्लाह हम गिर चुके हैं, हमें इन लोगों के शर से महफूज फरमा। अब तो हमारे पास सूद के देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। परवरदिगार, ये लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर ये अयाशियां कर रहे हैं, इनकी अयाशियों वाली सोच भी बर्बाद कर और इनको भी हमारे सरों से उतार। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।